नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 21 जुलाई है। चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जिसमें से 2 आर्टिकल द हिंदू के अंदर है और 3 आर्टिकल हमारे दैनिक जागरण के अंदर है। द हिंदू के अंदर जो पहला आर्टिकल है जो कहता है भी जो इन इंफाज द जो रेसलर केस द लूजर ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो यानी जो रेसलर का जो केस था, जो पहलवानों का जो केस था, उसके अंदर फेल कौन हुआ है या लूजर कौन है, वो कौन है, हमारा कानून है। अगला जो हमारा जो आर्टिकल है वो है द इंडिया डाटा प्रोटेक्शन लॉ नीड रिफाइनमेंट, यानी हमारे डाटा प्रोटेक्शन बिल है उसके अंदर सुधार की आवश्यकता है। अगला कहता है जो प्रतिभा पलायन को रोकना जरूरी, यानी जिस प्रकार से हमारे जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर है, जो कि अमेरिका की तरफ रास्ता कर रहे हैं, उनको रोकना। अगला कहता है गरीबी के अभिशाप से मुक्त होता भारत। ठीक है, तो गरीबी के अंदर हमारा सुधार है उसके बाद में। और अगला आर्टिकल है भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहन। ठीक, तो ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो कि हम चलिए देखते हैं। तो पहला जो हमारा आर्टिकल है जो कहता है इन द फेस इन रेसलर्स द केस द लूजर कौन है, हमारा रूल ऑफ द लॉ। ठीक है, तो हमारा जो रेसलर था उसके मामले में कौन हुआ है, हमारा जो कानून है वो क्या हुआ है, फेल हुआ है। तो इसके अंदर जैसे कुछ केस ऐसे भी आए हैं जिसमें हमने देखा है भी कुछ बच्चे हैं वह भी इसके अंदर शामिल है, जो कि कहीं ना कहीं यौन उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान। ठीक, तो ऐसे में हमारा जो केस है, यानी ये जो केस है, इसके अंदर जो हमारा जो कानून है जो कि समानता का अधिकार की बात करता है आर्टिकल 14 के अनुसार, जिसमें हम कहते हैं भी कानून के सबक सभी समान है, साथ ही साथ हम जीवन की स्वतंत्रता की बात करते हैं आर्टिकल 21 के अंदर, वो भी कहीं के क्या हो रहा है, इसकी वजह से फेल हो रहा है। ठीक, तो आर्टिकल यही कहता है भी अब तक लगभग 1 दशक से महिला प्रशिक्षक जो पहलवान हैं उनमें कई ऐसे पहलवान भी शामिल हैं जो कि विजयी हैं, यानी जो गोल्ड मेडलिस्ट है, ने अपने प्रशिक्षण के दौरान कथित यौन उत्पीड़न और गंभीर अपराध का क्या किया है, उन्होंने सामना किया है। और 2013 में संशोधन जो भारतीय दंड संहिता की धारा 166 में भी संशोधन के तहत यौन अपराधों के बारे में जानकारी पंजीकृत नहीं करना भी कहीं न कहीं 2 वर्ष की कैद की बातें करता है। यानी कई बार ऐसा देखा जाता है भी इस मामलों के अंदर क्या होता है भी जो यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है भी जो FIR है वो भी दर्ज नहीं की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है भी जो कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि हमारी नज़रों के सामने ही नहीं आते हैं, वो कि इससे भी कई जगह अपराध इसमें सामने आते हैं। ठीक, साथ ही साथ जो जिसमें हम देखते हैं भी जो पहलवान जो हमारे जो हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से जो युवा पहलवान थे उन्होंने इस बात को उठाया है, जबकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इस बात को नहीं उठा पाते हैं और वो दिनों दिन क्या करते हैं, उत्पीड़न का सामना करते रहते हैं। तो इसलिए हमें इन कानूनों के अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ हमें जो ऐसे बच्चे हैं उनके अंदर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जिस प्रकार से इसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर भी कहा गया है भी एक बॉडी बनाई जाती है, हमारी जो आंतरिक शिकायत समिति होती है उसका भी कहीं न कहीं हम कह सकते हैं जो बॉडी है उसका भी त्वरित रूप से हम कह सकते हैं भी उन संस्थानों में स्थापना करना भी आवश्यकता है, जो कि इस प्रकार के जो हमारे जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो ट्रेनिंग संस्थान है उनके अंदर इस बॉडी को नहीं बनाया जाता है। ठीक, तो आगे इस आर्टिकल के अंदर कहता है भी यौन अपराधों में बच्चों के संरक्षण अधिनियम, यानी जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जो इसको पॉक्सो के नाम से भी जानते हैं, वह भी किसके द्वारा एक यानी जो एक्ट लेकर आया गया था, अधिनियम लेकर आया गया था केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत 2012 के अंदर। ठीक है, तो उसके तहत इसको और ज़्यादा अधिक प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। यह अधिनियम क्या कहता है भी अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न साथ ही साथ बच्चों को बचाने के यानी बचाने के लिए बनाया गया था, जिसमें अश्लील साहित्य हो, साथ ही साथ हम कह सकते हैं भी साथ साथ विशेष प्रकार के जो प्रावधान हो, ऐसे जो हम कह सकते हैं जो पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई फोटो वगैरह वीडियो वगैरह ऐसी सामग्री हो, उन पर किसी प्रकार की जो सेक्सुअल टिप्पणी की जाती हो, तो इस प्रकार के लिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये कानून पॉक्सो कानून था वह हमने बनाया था। ठीक है, साथ ही साथ दुर्व्यवहार करने वालों को रोकने और एक सम्मानजनक बचपन सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट दंडों को बढ़ाने के लिए इस अधिनियम को 2019 में क्या किया गया था, हमने फिर संशोधन भी किया था। इसके तहत हमने एक लिंग तटस्थ स्वर्ग में स्थापित किया था, यानी एक लिंग पर आधारित ये न हो, इसमें यानी जो पुरुष और महिलाएं यानी जो बच्चे जो मेल हैं और फीमेल हैं उन दोनों को इसके अंदर हमने कवर किया था।
और इसमें हमने उस हर एक बच्चे को परिभाषित किया, यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है या ऐसा किशोर या ऐसा बच्चा जिसकी आयु अभी 18 वर्ष नहीं हुई है, वो सभी बच्चे यानी कहीं न कहीं किसके अंदर बच्चे कहने इसकी परिभाषा के अंतर्गत आएंगे भी बच्चे कौन होंगे। और उनके बाल शोषण पीड़ितों के कानूनी ढांचा उपलब्ध करवाया था। तो यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जिस प्रकार का शोषण किया जाता है तो वो पॉक्सो एक्ट के तहत आपराधिक कार्यवाही होगी। ठीक, इसके बाद में कोई भी संस्था किसी भी यौन अपराध या दुर्व्यवहार की रिपोर्ट न कराना एक अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कोई संस्था हम देखते हैं भी, कोई संस्था या जैसे हम देखते हैं भी पुलिस वगैरह है, तो वो क्या नहीं करते हैं, इसकी अपराध की रिपोर्ट है या एफआईआर दर्ज नहीं करती है। वो भी क्या होता है, अपराध की श्रेणी के अंतर्गत हम इस कानून के तहत रखा था। साथ साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए कोई भी समय सीमा भी हमने निर्धारित नहीं की गई थी। ठीक है, तो इसके लिए हम ये कह सकते थे भी जो कानून यानी आपके साथ शोषण चाहे आपसे 10 वर्ष पहले या 2 वर्ष पहले भी क्यों ना हुआ हो, आपको उसकी रिपोर्ट आप आज भी दायर कर सकते हैं जब आप उसके प्रति में क्या हो भी जागरूक हो। ठीक है, तो हम ये भी जैसे समाज का एक प्रेशर होता है भी, कई बार हम कहते हैं भी जो अब इस समय को इतना समय बीत गया है, अब उस पर रिपोर्ट करना क्या सही है या गलत है, तो इसमें इस कानून के अंदर कहा कि कभी भी आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हो। इसकी समय सीमा को भी हमने हटा दिया था। ठीक है, और जो दुर्व्यवहार है किए जाने का कई सालों के बाद भी हम कर सकते हैं, जो सगे में हम एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो विशाखा जो केस था उस जो राजस्थान के अंदर हुआ था, तो उसके अंदर भी कुछ गाइडलाइंस या कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए थे। और ये विशाखा केस था वह लगभग 1997 के अंदर एक महिला द्वारा, यानी जो एक हम कह सकते हैं बाल विवाह को रोकने के लिए जो विशाखा नाम की महिला थी वो गई थी, उसके साथ कहीं के सामूहिक बलात्कार जैसी हम कह सकते हैं विकार से शोषण या उनके साथ उत्पीड़न हुआ था। उसके परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ था, तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने क्या किया था, दिशा निर्देश जारी किए थे। और इन दिशा निर्देशों ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकथाम अधिनियम 2013 के आधार बना था। यानी इस कानून को बाद में पार्लियामेंट हमारी संसद थी, इसने इस कानून को पास किया था। और जो कभी कहीं अभी तक किया गया इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका, इसको बनाए हुए 10 साल हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं इस प्रकार के कानून हैं उनको भी जल्दी से लागू करने की आवश्यकता है। आगे इसमें कहता है रोकथाम और अधिनियम। इस अधिनियम में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और प्रतिबंध करने के लिए नियोक्ता को पूरी कानूनी दायित्व में लाया गया था। ठीक है, तो उन सभी पर जो कानूनी दायित्व थे वह लगाए गए थे। साथ ही साथ ऐसी कोई भी संस्था जहां पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हों, उन्हें आंतरिक शिकायत समिति, ठीक है, जिसको आईसीसी के नाम से जाने हैं, उनका गठन करना जरूरी होता था। ठीक है, और जिसमें 10 या 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हो। तो यार हम देखते हैं जो स्पोर्ट्स की जो संस्थाएं हैं उनके ज़्यादातर जो 60% संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर अभी तक इस संस्था का गठन नहीं किया गया है। तो हमें इस प्रकार की जो संस्थाएं उन पर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द इस संस्था को बनाने की यानी और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एक आर्टिकल था जो हमारा द हिंदू के अंतर्गत आया था, जो कहीं कहीं महिलाओं के शोषण से संबंधित था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर अगला कहता है जो इंडिया डाटा प्रोटेक्शन जो नीड किस चीज़ की है, रेफरेंडम की। यानी हमारा जो डाटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है उसके अंदर हमें सुधार की क्या है, आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से हमारा जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, अगर हम डाटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं यानी निजता के अधिकार की अगर हम बात करते हैं, तो वह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 के अंतर्गत ये रखा गया है। ठीक है, तो हमारा जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट करना या निजता का अधिकार रखना हमें एक मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसीलिए क्या जो ये प्रोटेक्शन जो हमारा बिल बनाया गया वो कहीं कहीं जो यूरोपीय संघ है उसकी तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, जो यूरोपीय संघ ने जिसको बोलते हैं GEUD बनाया था उसके परिप्रेक्ष्य में इस पर डाला गया है। जबकि जो भारत की जो जनसंख्या है लगभग जो 140 करोड़ जो जनसंख्या है उसके परिप्रेक्ष्य में ये जो डाटा प्रोटेक्शन है उसमें कुछ और अधिक सुधार करने की हमें क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि वही का हम कह सकते हैं भी वहाँ की जनसंख्या के साथ में, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या शिक्षित है जबकि भारत की जनसंख्या अशिक्षित है, उतनी हम कह सकते हैं भी पढ़ी लिखी नहीं है। तो इसमें और सुधार और क्लॉज डालने की भी क्या है, आवश्यकता है। ठीक, तो ये बात इन आर्टिकल के अंदर कही गई है। तो इसमें क्या है जो यूरोपीय यूनियन या जिसको बोलते हैं यूरोपियन संघ का जो डाटा संरक्षण कानून यानी जिसको बोला जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको GDPR के नाम से भी जानते हैं, जिसको वर्ष 2018 के मध्य में इस कानून को लागू किया गया था। और इसने पूरी दुनिया में संभवतः सबसे व्यापक डाटा गोपनीयता कानून के रूप में व्यापक लोकप्रियता भी हासिल की थी। तो क्योंकि ये यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो पहला एक डाटा प्रोटेक्शन बिल था, तो लोगों ने क्या किया था, यानी एक प्रकार से जनता थी उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। जब भारत
अब जबकि जो भारत है उसके अंदर लगभग 1.4 अरब आबादी वाला देश है, यानी 140 करोड़ की आबादी वाला देश भारत के लिए डाटा प्रोटेक्शन या डाटा संरक्षण कानून का मसौदा तैयार करने और अवधारणा तैयार करने जैसे कार्य चुनौतीपूर्ण लगता है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या वो यूरोप की तुलना में काफ़ी बड़ी है, और उसके अंदर जो भारत की जो जनसंख्या है उसके साथ में विविधता है, अशिक्षितता है, तो इस प्रकार के जो कारण है या गरीबी है, ठीक है, और हम कह सकते हैं ये सभी कारण होते हैं जो कहीं न कहीं इस जो पूरा बिल है उसको और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। आगे किसमें कहता है भी अपने दायरे और इसके अंदर क्या किया और परिभाषा में जो हमारा जो GPDP आया था बिल, यानी जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है, केवल व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा करता है। किसकी? केवल और केवल व्यक्तिगत डाटा की, यानी इसमें इस प्रकार के डाटा को संग्रहित या इकट्ठा नहीं किया जा सकता जिसके अंदर किसी व्यक्ति के नाम के बारे में, उसके हम कह सकते हैं भी उसके जाति विशेष से संबंधित, उसके पर्सनल जैसे अकाउंट्स वगैरह हैं उनसे संबंधित, तो इस प्रकार का जो व्यक्तिगत डाटा है उसका सुरक्षा की बात की गई है। मगर इसके अंदर जो सार्वजनिक डाटा है तो उसके बारे में किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया। जैसे अगर कोई व्यक्ति स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है तो स्कूल से उसके डाटा को लिया जा सकता है, तो इसके बारे में इसमें किसी प्रकार की प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो यानी कोई भी डेटा जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की पहचान और क्षमता होती है। ठीक है, तो यही बात है भी प्रत्यक्ष रूप से अगर आप किसी प्रकार का डेटा नहीं लेते हैं, मगर अप्रत्यक्ष रूप से या दूसरी संस्था से उसके डेटा को आप ले लेते हैं, तो वो कहीं न कहीं क्या होता है, उसकी निजता के अधिकार का हनन करता है। आगे कहता है भी एक सरल और प्रभावी समाधान के रूप में विधेयक में एक दंडात्मक प्रावधान भी जोड़ा गया है जो व्यक्ति डेटा के गैर व्यक्तिगत डेटा को पुनः यानी पहचान और सुरक्षित रखे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक इस प्रावधान विधेयक के अंदर ऐसे दंडात्मक कार्रवाई भी रखना चाहिए भी अगर कोई व्यक्ति का जो पुनः उस डेटा को प्राप्त करता है तो उसको हम सुरक्षित रख पाएँ और उन पर दंड भी लगा पाएँ, और किसी भी आपत्ति के संदर्भ में डाटा प्रोटेक्शन संस्थान है वो क्या कर पाए, इस पर वित्तीय दंड भी लगा पाए या आर्थिक दंड के साथ साथ उसको कारावास जैसी सजा भी सुनवा पाए। ठीक, आगे इसमें कहता है जो अंतर प्रभावी डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि वह अपनी कार्यवाही पर स्वतंत्र जो स्वयं नियंत्रण में असमर्थता रहे। ठीक है, यानी तो इस प्रकार का अगर बोर्ड बनाया जाए तो वह खुद उस पर नियंत्रण न कर पाए, और विधेयक के तहत बोर्ड वह प्राधिकरण जिसमें कानून लागू करने का काम सौंपा गया है, तो जिसमें इस विधेयक के तहत जो डाटा प्रोटेक्शन जो हमारी बोर्ड बनाई जाएगी उसको इसका यानी कानून बनाने का कार्य सौंपा गया है, तो वह कुछ इस प्रकार के कानून का निर्माण ना करे जो कहीं न कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करे, और सभी यानी हम कहते हैं आयामों को देखकर इस कानून का निर्माण करे। बोर्ड केवल तभी निर्णय के लिए कार्रवाई की शुरुआत कर सकता है यदि कोई प्रभावित व्यक्ति या कोई संस्था, ठीक है, जो उसकी शिकायत करता है, जैसे सरकार हो, अदालत हो, या उससे दिए जाने वाले जो निर्देश है उसी परिप्रेक्ष्य में डेटा को यानी हम कह सकते हैं भी जारी करें, अन्यथा किसी भी प्रकार से इस डेटा को साझा न किया जाए। ठीक, इसी के साथ इसमें बताया गया जो न्यायमूर्ति KS पट्टास्वामी जो केस था उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट थे उन्होंने निजता का जो अधिकार था, यानी जो 9 न्यायाधीशों की पीठ थी उन्हें सर्वसहमति से माना था कि भारत में निजता का अधिकार क्या होगा, एक संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये कब 2017 के अंदर जो पुट्टास्वामी केस आया था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो 9 न्यायाधीश ने सर्वसहमति से इस बात को माना था, तो इसीलिए इसको भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत इसे जीवन और स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में माना था। ठीक है, तो निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है, संग्रहित है। ठीक, आगे इसमें कहता है जो BN श्री कृष्ण स्वामी जो समिति बनाई गई थी 2017 में, और जिसमें न्यायमूर्ति BN श्री कृष्ण की अध्यक्षता में डाटा संरक्षण के लिए एक विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की गई थी, जिसका कार्य क्या था, वह कहीं के जो डाटा संरक्षण को किस प्रकार से रखा जाए उसके लिए एक विधेयक का क्या करना था, निर्माण करना था या उससे संबंधित दिशा निर्देश जारी करना था। ठीक है, तो उन्होंने इस विधेयक के मसौदे से संबंधित जो रिपोर्ट थी वह जुलाई 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, और रिपोर्ट में भारत में गोपनीयता कानून को मौजूद करने के लिए कई तरह की सिफारिशें, जिसमें डेटा के प्रसंस्करण, संग्रहण प्रतिबंध और डेटा संरक्षण प्राधिकरण और साथ साथ भूल जाने का अधिकार तक के इसके अंतर्गत इनके सिफारिश के अंदर किया था, और साथ साथ डेटा का जो स्थानीयकरण भी इसके अंदर क्या था, शामिल था। ठीक, तो ये हमारी एक रिपोर्ट थी जिसकी रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये हमारी जो कह सकते हैं भी जो कृष्ण समिति बनाई गई थी, तो BN श्री कृष्ण समिति थी जो कि डाटा प्रोटेक्शन बिल तैयार करने की उसको रिपोर्ट दी गई थी। ठीक है, तो उस पर भी हमें गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। ठीक,
तो ये एक दो आर्टिकल थे जो हमारे जो द हिंदू से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल कहता है भी प्रतिभा पलायन को रोकना जरूरी है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो हमारा जो हम कह सकते हैं जो हमारे देश के जो बेहतर इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो क्या हो रहे हैं, अधिक हम कह सकते हैं भी सैलरी के लिहाज में या आधारभूत संरचना की कमी होने के कारण वह अन्य देशों के जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इन जैसे बड़े देशों के अंदर क्या हो पलायन हो रहे हैं, तो हमें उन्हें रोकने की क्या है आवश्यकता है। तो ये जैसे ये जो इंजीनियर है प्रतिभा के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं या उनसे हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए हमें इस प्रकार के आधारभूत ढांचे के विकास करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से शैक्षणिक संस्थान है उनके अंदर हमें सुधार करने की आवश्यकता है जिससे हम इस पलायन को रोक पाए। तो इसमें कहा है भी जो पिछले जो लगभग 10 वर्षों में भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर अमेरिका में प्रकार लगभग जो उनका प्रवासन हुआ वह 85% क्या हो गया बढ़ गया है। यानी हम देखते हैं भी जो पिछले 10 वर्षों में जो पलायन है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। और ये कहीं न कहीं जो भारत में लंबे समय से प्रतिभा पलायन की समस्या से जूझ रहा है जिसका असर विकास और अर्थव्यवस्था पर क्या है हमारा पड़ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त अवसरों का और बुनियादी ढांचों में कमी होना इसका एक महत्वपूर्ण कारक है जिसमें वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता सहित कई प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं वो कहीं न कहीं विदेश की ओर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या उसकी ओर जाना ज़्यादा हम कह सकते हैं भी सुविधाजनक मानते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ जो राजनीतिक है और सामाजिक कारक है वो भी कहीं न कहीं इससे पलायन होता है उसके लिए जिम्मेवार है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जैसे भ्रष्टाचार है या राजनीति बार बार किसी इस प्रकार के जो कार्य हैं उनके अंदर इंटरफेयर करती है। ठीक है, समाज है वो इस प्रकार को कहीं न कहीं क्या कैसे भी प्रोत्साहन नहीं करते हैं और या सामाजिक तौर पर इस प्रकार की जो जघन्य घटनाएं होती हैं जो कि हमने मणिपुर के अंदर जो घटना देखी थी। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं वो भी कहीं न कहीं हाँ यहाँ के जो हम कह सकते हैं जो एक प्रकार से जो प्रतिष्ठित समाज है उसको क्या करती है हैवी करती है या उसको ध्यान हमारी हमारी राजनीति की ओर कहीं न कहीं एक प्रकार से धुलमिल करती है। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा है भी जो राजनीतिक अस्थिरता है, भ्रष्टाचार है, नौकरशाही की बाधाएं हैं। ठीक है, उसके साथ यहाँ पर प्रतिकूल माहौल नहीं है वह भी कहीं न कहीं क्या करती हैं और इनको यहाँ से जाने के लिए एक प्रकार से प्रोत्साहन देती है। अभी यहाँ जो जैसे भारत के अंदर इस प्रकार की कमी होने के कारण वहाँ पर यहाँ पर ज़्यादातर नहीं देखते हैं। इसके अलावा हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं जो हम सकते हैं विदेश की तुलना में कमतर है तो इसको मानते हुए भी कहीं न कहीं जो विदेशी पलायन हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है। और साथ ही साथ जो शिक्षा के जो अवसर है या शैक्षणिक अवसर है उसको भी वह भी हमारे कल्याण में काफ़ी महत्वपूर्ण भागीदारी अपना रहे हैं। इसलिए हमें इस प्रकार से हमें क्या करना होगा भी हमारे जो ये जो अवसर से संबंधित है, शिक्षा के अंदर जो सुधार करने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य से संबंधित सुधार करने की आवश्यकता है, राजनीतिक हस्तक्षेप है उसको कम करने की आवश्यकता है, जो सामाजिक कारक हैं जिसके अंदर जो समाज जिस प्रकार से कहीं न कहीं जो इन जो घटनाएँ होती हैं जो लोगों को प्रभावित करती हैं उनको भी हमें कम करने की या उन पर कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। और इससे क्या होगा जो प्रतिभा पलायन की जो समस्या है उसका उससे हमें क्या करना है जो धीरे धीरे क्या होता है हमारे यहाँ निवेश जैसे निवेश है वो भी क्या होगा कम होगा। तो इसलिए हमें प्रौद्योगिकी पर अधिक से अधिक निवेश करने की भी क्या है आवश्यकता है और हम विदेशी निवेशकों को हमारी प्रौद्योगिकी के अंदर रियायत दे करके या ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं आसान बना करके यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहन कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप वगैरह है उनकी शुरुआत करके हम इस पलायन को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जो कहीं न कहीं हमारे पलायन से संबंधित था जो कहीं न कहीं हमारी एक जो गरीबी वाला एडिटोरियल है उसमें भी हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वही है भी जो गरीबी के अभिशाप से मुक्त होता भारत। तो जैसा कि हम देखते हैं भी जो गरीबी है वो भारत की सबसे बड़ी एक समस्याओं में से एक है जिसके अंदर जो ये आर्टिकल है उसके अंदर कुछ योजनाओं का एग्जाम्पल दे करके हमें बताया गया है भी किस प्रकार से भारत वर्तमान के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है जो गरीबी है उससे मुक्त होता जा रहा है। ठीक, तो आर्टिकल में सबसे पहले यही बात कही गई है कि जो गरीबी है वो भारत के लिए हमेशा से सबसे महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। इसके लिए 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने एक नारा भी दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ठीक है, जो आगे चलकर 1974 की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी आधारशिला भी बना था। उसके बाद में 1962 में योजना आयोग, ठीक है, ये इसके अंदर हमें अच्छे से देखने को मिल रहा है जिसमें क्या है जो
तो 1962 में जो हमारी जो योजना आयोग थी का कार्य समूह का गठन कर 1971 में हमारी जो धानकड़ एन रथ समिति का भी निर्माण किया था। उसके बाद में हमने 1989 के अंदर जो अलगर समिति थी उसका निर्माण किया था। फिर 1993 के अंदर लक्कड़वाला समिति थी उसका हमने क्या किया था, निर्माण किया था। उसके बाद में हमने जो तेंदुलकर समिति 2009 में बनाई गई थी, फिर 2014 में जो रंगरागत समिति थी उसका निर्माण हमने गरीबी से संबंधित जो समस्या से उसको हटाने के लिए किया था। ठीक है। फिर जो 1992 में जो हमारी जो सरकार बनी थी उन्होंने कहीं कहीं इसको केंद्रित किया था भी किस प्रकार से गरीबी को हटाया जाए, और उन्होंने एक सामुदायिक विकास परियोजना जो कि 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया था, जो कहीं न कहीं 1970 के अंदर जो सूखाग्रस्त जो पीड़ित जो लोग थे उनको कहीं न कहीं राहत पहुंचाने में काफ़ी मददगार साबित हुआ था। ठीक है। मगर अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ है, नीति आयोग और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें यह कहा गया भी भारत धीरे धीरे अपनी गरीबी है उससे उभरता हुआ सामने आ रहा है या उभर रहा है। ठीक है। तो नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़े जिसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक नीति और प्रगति समीक्षा रिपोर्ट नाम जारी किया 2023 के नाम से, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीते 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलकर यानी एक प्रतिष्ठित जीवन व्यापक कर रहे हैं। तो हमने कहा है भी कितना बड़ा आंकड़ा है जो गरीबी से बाहर निकला है। और भारत में वर्ष 2015-2016 में जो बहुआयामी गरीबी की संख्या थी वह लगभग कितनी थी, 24 करोड़ के आसपास थी, जो लगभग 2019-2021 से घटकर लगभग 14% रह गई है। और नीति आयोग ने इसके अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से संबंधित कम से कम 12 मानक इसके अंदर हमने यानी इसको आधार मानते हुए इस सूचकांक को तैयार किया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट भी जारी की गई है, जो लगभग 110 विकासशील देशों में से 16.1 अरब लोगों का डाटा उसने अंदर एकत्रित किया है। उसके आधार पर भी इसमें कहा है भी इसमें 1.1 अरब लोग जो कि कहीं न कहीं गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, जो कहीं न कहीं भारत से संबंधित हैं। ठीक है। और यहाँ पिछले 15 सालों में लगभग 41.5 लाख करोड़ रुपए जो लोग हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं, यानी उन्हें इस प्रकार का भी अच्छा जीवन उन्हें व्यतीत कर रहे हैं। साल 2005 में देश में लगभग 64.5 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीब थे, जो 2019-2021 में घटकर कितने लगभग 23 करोड़ के आसपास रह गए हैं। यानी 2005 में गरीबी में की आबादी में लगभग कितना 55% की कमी आई है। तो हम देख सकते हैं भी कितना बड़ा आंकड़ा है, जिसको हम देख सकते हैं भी कितने जो गरीबी से राहत हुए हैं। तो गरीबी से संबंधित अगर कोई आर्टिकल आता है या कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम ये डेटा दे सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए जैसे सरकार की कुछ योजनाएं थी उनको भी इसके अंदर किया गया है। साथ ही साथ इसमें जिस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, हमारा जो रहन सहन है उसके अंदर जो बदलाव हुआ है, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य में जो हमारी जो बाल मृत्यु दर है, जो पोषण की स्थिति है, शिक्षा और स्कूल में जो प्रतिवर्ष जो उनकी उपस्थिति है उसका जो बढ़ावा देना है, साथ ही साथ जो स्कूलों के अंदर जो मिड डे मील की जो हमने योजना रखी थी, स्वच्छ पेयजल है, बिजली है या संपत्ति है, उनमें बढ़ोतरी है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारे यहाँ जो गरीबी है वो भी कम होती जा रही है। और इन्हीं मांग को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट है वो जारी की है। ठीक है। और जो इसके लिए जैसे कुछ योजनाएं हैं जो कि सरकार की जो योजना है जिसके अंदर जैसे हमारी जो योजना जैसे जन धन योजना है, जो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना थी, जो कहीं न कहीं विश्व की सबसे हम कह सकते हैं भी एक प्रकार से सबसे वित्तीय समावेशन में सबसे उत्साहपूर्वक योजना थी, जिसने कहा गया भी जिसमें हम क्या करते हैं भी जो डायरेक्ट लोगों के खातों के अंदर हम उनके पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कोविड के समय भी हमने इसमें देखा था भी कितने लोगों को हमने आर्थिक सहायता दी थी। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो गरीब लोग थे उनको जो मुफ्त में जो घर उपलब्ध करवाए गए थे वह भी कहीं न कहीं जो गरीबी उन्मूलन में काफ़ी महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं भी सहायता गरीबी उन्मूलन में सहायक है। साथ ही जो उज्ज्वला योजना जिसके तहत हमने गरीब परिवारों को जो मुफ्त में जो गैस सिलेंडर थे वो उपलब्ध करवाए थे, जिसकी वजह से जो महिला थे उनके स्वास्थ्य संबंधी जो यानी कि समस्या थी उसको भी सुलझाने में हमें काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई थी। उसके साथ इसके अंदर जो सौभाग्य योजना थी उसके माध्यम से कहीं न कहीं हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य किया था, वह भी कहीं न कहीं लोगों के जीवन स्तर में सुधारने में काफ़ी हम कह सकते हैं एक प्रकार से सहायक होती। साथ ही साथ हमने जो आयुष्मान भारत योजना दी जिसके तहत हमने जो 5 लाख तक के जो परिवार थे उनको मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा कवरेज किया था, जिसके तहत भी कहीं न कहीं हमने क्या किया था भी लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने से संबंधित और जो हमें
हमने कदम उठाए थे, जिसकी वजह से जो पैसा उन्हें स्वास्थ्य पर खर्च करना था वह कहीं अपनी जो गरीबी दूर करने या अपनी ज़रूरतमंद को पूरा करने में यानी लगाते थे। उसी के साथ जो मुद्रा योजना थी, जिसके माध्यम में जो व्यक्ति जो स्वयं रोजगार करना चाहते थे, उसमें भी काफ़ी उन्होंने सहायक हुई। साथ प्रधानमंत्री जो स्वनिधि जो योजना, जिसके तहत लगभग हमारे जो लगभग 34 लाख जो रेहड़ी वाले थे उनको जो ऋण उपलब्ध करवाया गया था। साथ साथ जो किसान सम्मान निधि थी, उसके तहत जो 6,000 रुपये प्रति, हम कह सकते हैं अभी प्रति वर्ष उनको दिया जाता है अपने खर्च जो कम करने के लिए, वह भी कहीं न कहीं गरीबी उन्मूलन में काफ़ी सहायक रही है। ठीक है। साथ ही साथ जो शिक्षा का जो स्तर है उसके अंदर भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और जो शिक्षा के जो सरकारी स्कूल हैं या जो गवर्नमेंट स्कूल है, उनमें 83% ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की उपलब्धता हुई है, जो कि लगभग 2014 के आसपास वह लगभग कितनी थी, 55% थी। तो उसके अंदर भी सुधार होने की वजह से कहीं न कहीं जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हमें देखने को मिला है। ठीक। तो इसी के साथ साथ इसके अंदर जो बहुआयामी जो गरीब वंचित लोगों की संख्या जो 2005 में 6 में 44% थी, 2019 में वह घटकर केवल 11% रह गई है। साथ साथ जो बाल मृत्यु दर थी वो भी लगभग 4.5% से घटकर 1.5% रह गई है। तो ये कुछ डेटा है जो कि हम कह सकते हैं यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। बाकी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भी धीरे धीरे हम किस प्रकार से सुधार करते हुए जा रहे हैं हमारी गरीबी के अंतर्गत। ठीक है। तो ये योजनाएं काफ़ी जो सरकारी जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं वो गरीबी उन्मूलन में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। ठीक है। तो यही इस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है। तो हम कह सकते हैं भी कहीं न कहीं ये आर्टिकल एक कह सकते हैं भी किसी को यानी जो गरीबी उन्मूलन है उसके लिए काफ़ी जो एक सकारात्मक हमारा जो पक्ष होगा, ठीक है, जो उसके अंदर ही हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है। अगला आर्टिकल है जो हमारी जो शिक्षा नीति है उससे संबंधित ये आर्टिकल है, जिसमें अभी जो ज्ञान और परंपरा को प्रोत्साहन करना। तो इस आर्टिकल का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए आर्टिकल नहीं है, इसके अंदर यही कहा गया है भी जो हमारी जो जिस प्रकार से जो हमारी जो ब्रिटिश प्रकार की जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, तो उसने कहीं न कहीं भारत की जो हमारी जो पारंपरिक जो शिक्षा थी, जिसके अंदर हमारी जो स्थापत्य कला थी, मूर्ति कला थी, योग था या फिर धातु विज्ञान था, उसको कहीं न कहीं उसने दबाने का काम किया था। और जो कहीं न कहीं भारतीय परंपरा को क्या कर रही थी, दिनों दिन दबाती थी, जिसकी वजह से हमने हमारी जो विरासत थी उसको हमने खो दिया था। मगर जो नई शिक्षा नीति है, जिसने कहीं न कहीं हमारे इस जो हम कह सकते हैं भी भारतीय परंपरा है उसके कुछ टॉपिक उसके अंदर जोड़े हैं, हमारी जो मूर्ति कला है उससे जो हमारे जो टॉपिक जो इसके अंतर्गत जोड़े हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारी जो परंपरा है उसको क्या करेगी, प्रोत्साहन करेगी। ठीक है। और कहीं न कहीं जो ब्रिटिशवादी शिक्षा नीति है उसको कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, कम करेंगे, और जो भारतवादी जो हमारी जो शिक्षा नीति है उसको हम क्या करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे। ठीक है। तो यही एक छोटा सा आर्टिकल था जिसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस यही चीज़ें दी गई थी भी उसके अंदर कौन कौन से विषय ऐड किए गए जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगला जो आर्टिकल है वो है, जिस प्रकार से हमने देखा था जो मणिपुर की जो घटना आज जो जैसे ट्रेंड कर रही है या जो बहुत घिनौनी हरकत जो की है, जो तो कहीं न कहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाली जो घटना थी उस पर ये आर्टिकल लिखा गया था। तो इसमें यही कहा गया था जो मणिपुर की जो घटना हुई है उसको देखते हुए सरकार को और ज़्यादा कहीं न कहीं जो कड़े कानून अपनाने की आवश्यकता है, और इस प्रकार की जो घटना है वह दोबारा ना हो, इसलिए इनमें अभी से कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, और कहीं न कहीं हमें ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके सज़ा के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कठोर कानून और बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही लिखा है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।